नमस्कार साथियों, आदिव्यास महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो पहले हम लोग समझेंगे न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और ये बनता कैसे है, और जब इसको डिग्रेड करते हैं तो इनमें कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले शुरुआत करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बाद से कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड आर कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है ना। पहली बात यह है कि न्यूक्लिक एसिड एक आपका बायोमॉलिक्यूल है which are found in the nuclei of all living cell in the form of न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियाई में सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है, ठीक है ना। दैट इज प्रोटीन कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ बताया जाए जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है। The name nucleic acid was given to this class of micromolecule since the first nucleic acid was isolated from the nucleus of past cell and was found in SDK nature। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड ही क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सबसे पहले न्यूक्लियस में पाया गया था, और न्यूक्लियस में पाया गया और न्यूक्लियस में पाया तो गया, ठीक है ना, लेकिन इसका जो बिहेवियर था, जिसका प्रकृति थी, वो एसिड नेचर की थी। इसलिए न्यूक्लियस से पाए जाने के कारण इसको एसिड, इसका बिहेवियर होने के कारण इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर एंड आल्सो कैरीड आउट द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल जानते हैं, मतलब कि ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये हेरिडिटी की बात की जाए अगर, यहाँ पे वंशानुगत की होती है। हेरिडिटी मतलब होता है वंशानुगत, ठीक है, कि आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी आपके लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का बेसिकली ही काम होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत प्रभावों को स्थानांतरण करना, ठीक है ना, ट्रांसमिशन ये करता रहता है। और ये इसका काम दूसरा ये भी है कि ये बायोसिंथेसिस होता है, बायोसिंथेसिस प्रोसेस को ये करता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर बात की जाए, इसका जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है काम, जिसको आप बोल सकते हैं वंशानुगत के प्रभाव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। दूसरा इसका काम होता है कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, ये हमारे शरीर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है ना, इसका ये काम होता है। न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलीमर होता है। तो ये आपका बायोपॉलीमर होता है, ठीक है ना। जिससे पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल होते हैं और कृत्रिम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं ये आपका न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है, ठीक है ना। ये न्यूक्लिक एसिड आपका नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है ना। दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कंबाइन करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे होंगे। सिंस द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है। मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड होगा, यही आपस में बार बार कंबाइन करते रहते हैं, तो इस प्रकार से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी, और न्यूक्लियोटाइड आपका, तो न्यूक्लियोटाइड तो ही है, ठीक है ना। तो कई न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, दैट इज शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बना कैसे होता है? ये बना होता है 3 पार्ट से। पहला आपका इसमें होता है शुगर मॉलिक्यूल, दूसरा आपका होता है हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होता है, तीसरा आपका होता है फास्फोरिक एसिड, ठीक ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 मतलब अणुओं से मिलकर बने होते हैं बेसिकली। इसमें पहला आपका होता है हेटेरोसाइक्लिक बेस होता आपका है, ठीक है ना, हेटेरोसाइक्लिक बेस होगा। दूसरा आपका शुगर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तीसरा आपका फास्फोरिक एसिड होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड आपके 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। 3 पार्ट इसमें अणुओं की बात की जाए, ये 3 प्रकार के पार्टों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा डीएनए आरएनए, तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं
वो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अगर इनका फुल फॉर्म आप भी देखेंगे इसमें लिखा होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। तो यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट होता है और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार में आपका पहला होता है डीएनए होता है और दूसरा आपका आरएनए होता है, ठीक है ना। डीएनए मॉलिक्यूल प्रिजर्व द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट इट इन अ वे विच अलाउ द सिंथेसिस ऑफ ऑल द वेरिड प्रोटीन ऑफ द सेल, ठीक है ना। अब देखिए डीएनए काम क्या होता है कि वंशानुगत प्रभावों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता रहता है, जबकि आरएनए का काम क्या होता है ट्रांसलेशन करना, ट्रांसक्राइब करना और प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है ना। जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उनमें प्रोटीन का संश्लेषण करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा, ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। तो हम लोग देखते हैं आरएनए के द्वारा वो चीज़ें होती हैं, जबकि डीएनए के द्वारा वंशानुगत प्रभावों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा बेसिकली छोटे से इसके डीएनए के काम होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, जो न्यूक्लिक एसिड के किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है अब हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ऑल न्यूक्लिक एसिड कैन अंडरगो स्टेप वाइज डिग्रेडेशन टू द 3 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। अगर यहाँ बताया जा रहा है जो न्यूक्लिक एसिड होता है अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो 3 चीज़ें हमें मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा ए हेटेरोसाइक्लिक बेस, दूसरा आपको मिलेगा पेंटोज शुगर, तीसरा आपको मिलेगा फास्फोरिक एसिड, ठीक ना। तो किसी भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपका पहला होगा हेटेरोसाइक्लिक बेस, इसमें हम लोग देखेंगे pyridine और pyrimidine होता है, दूसरा आपका होता है पेंटोज शुगर, तीसरा आपका फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका पहला आपको होता है हेटेरोसाइक्लिक बेस होता है, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा आपका फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक ना। अगर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पार्शियल बहुत थोड़ा सा अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, बहुत थोड़ा तोड़ते हैं इसको, तो हमें मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, ठीक है ना। दीज इंटर्न आर फर्दर हाइड्रोलिसिस, मगर मान लीजिए इसी को और ज़्यादा हम हाइड्रोलाइज करते हैं तब हमें क्या मिलता है फास्फोरिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है अगर इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले हमारे ये मिलेगा हमें पहले तो बेसिकली मिक्सचर मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको हम आगे और फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा फास्फोरिक एसिड मिलता है और हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड, न कि टाइड, ठीक ना। न्यूक्लियोसाइड और टाइड में अंतर होता है, तो हमें मिलता है जब इसको हम न्यूक्लिक एसिड को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो मिलेगा हमें मिलेगा फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक ना। अगर इस न्यूक्लियोसाइड को अगर हम और हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें मिलता है, इसमें मिलेगा हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड शुगर, ठीक ना। तो अगर न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए हेटेरोसाइक्लिक और जो शुगर हो हेटेरोसाइक्लिक बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। दिस फॉलोइंग चार्ट शोन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस अंडर डिफरेंट कंडीशन, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे मिलती है, ठीक है ना। जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड को हम लोग एंजाइम न्यूक्लियेज के साथ अगर हम डालेंगे इसमें तो आपका ब्रेक करेगा न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग अगर एक्वस अमोनिया में 175 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तो ये हमें मिलता है फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। ये चीज़ हमें मिली। अगर न्यूक्लियोटाइड्स को गर्म करते हैं अमोनिया के साथ तो हमें चीज़ें मिलेंगी फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। अगर वापस हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये इसका मतलब होता है एसिड हाइड्रोलिसिस। अगर इसका हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। पहले मिलेगा आपका शुगर मिलता है और दूसरा मिलता है ये जो आपको प्यूरिडीन और पिरिमिडीन लिखा हुआ है, ये उससे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। ये आपका मिलता है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है बेसिकली मिक्सचर होता है शुगर और हेटेरोसाइक्लिक बेसिस का, ठीक है। अगर इसको और भी तरीके होते हैं, ये आपका एंजाइम के द्वारा भी किया गया हो सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन वाटर, तो इससे भी हमें मिल सकता है फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ होगा कि हमें डायरेक्ट आपका फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड मिल जाता है, जबकि अब जब न्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियोटाइड मिलता है। उसके बाद हम एक्वस अमोनिया डालेंगे, उसके बाद मिलेगा हमारा फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। लेकिन जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें डायरेक्ट मिल जाता है फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है ना।
अब हम देख लेते हैं शुगर बेसिकली होते क्या है, ठीक है। हम लोग जितने भी चीज़ें भी देखी, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फोरिक एसिड, अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं ये होते क्या, ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये राइबोज हुआ, ये जो संरचना आपकी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो आरएनए का फुल फॉर्म होता है, तो वहाँ पे जब इसका संरचना जो बनती है तो ये संरचना इसमें होती है ना, जो राइबोज होता है इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड में। तो ये आपका संरचना होती है राइबोज की, और ये होती है संरचना आपकी डीऑक्सी राइबोज की, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो होगा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ना होकर जो ऑक्सीजन होता है ये आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन इसमें नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन नहीं होता है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे जैसे आपका पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर ये, तो दूसरे नंबर पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ना होकर आपका हाइड्रोजन बस होता है, ऑक्सीजन यहाँ का रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं हम लोग है डीऑक्सी ग्रुप बोलते हैं, ठीक ना। तो आपका डीऑक्सी राइबोज की संरचना आपकी ये होती है, राइबोज की संरचना ये होती है। द न्यूक्लिक एसिड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द शुगर प्रेजेंट, द राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड आर फाउंड मेनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वेयर एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आर फाउंड मेनली इन द सेल न्यूक्लियस, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जाता है कि जो आरएनए होता है कहाँ पाया जाता है, ये सेल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि डीएनए जो होता है कहाँ पाया जाएगा, वो आपका न्यूक्लियस के सेल के कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि राइबो आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है ना। आरएनए जो होगा आपका, जो आरएनए होता है ये पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है ना, जबकि डीएनए आपका पाया जाएगा सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। ये आपका ये जो संरचना है ये आपकी है हेट्रोसाइक्लिक बेसिस के, ठीक है ना। तो जो हमें देखेंगे अभी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, तो उनका फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है ये यही होते हैं, ठीक है ना। ये आपके ये हेट्रोसाइक्लिक बेसिस दोनों हैं, ठीक है। इसमें एक आपका पेरिडीन है, एक आपका प्यूरिन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं, जो हेट्रोसाइक्लिक बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है ना। ये जो 5 होते हैं, इन पांचों की संरचना हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपके यूरेसिल की संरचना हुई, ये आपका जो संरचना है आपका यूरेसिल की है, ये आपकी साइटोसिन की है। एक चीज़ और है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें, दोनों संरचना आपकी, ये भी संरचना सही है, ये भी संरचना सही है, बस इनका इंटर कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड आपका कभी ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, कभी रिंग के साथ हो जाता है, तो ये चीज़ें इंटर कन्वर्जन होती रहता है, ठीक है। ये दोनों संरचनाएं आपकी सही है। ये आपका साइटोसिन की संरचना है, ये आपकी थायमिन की संरचना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी ये हुई आपकी यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन की, ठीक है ना। अब एडेनिन और गुआनिन देख लेते हैं हम लोग, है ये आपकी संरचना जो हुई एडेनिन की हुई और आपकी ये गुआनिन की हुई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी हुई हेट्रोसाइक्लिक बेसिस के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज देखा कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली बना किससे होता है, और इनका जब ब्रेकडाउन करते हैं तो ये कैसे इनका ब्रेकडाउन होता है और कैसे इनकी संरचनाएं बनती हैं, उनका निर्माण क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा, ठीक है ना।